वेलकम टू इट फोरम। तो जैसे कि मेरा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मैं वाटर केमिस्ट्री से यानी कि मैं मोल कॉन्सेप्ट से मैं मेरे इन्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या है हमारा वाटर केमिस्ट्री, इसका एप्लीकेशन जो है, जो भी वाटर केमिस्ट्री में जो भी चीज़ें दिखने वाले हैं, ये हमारे ये जो पार्ट है ये दिखने में बहुत ही सिंपल है और है भी एक्चुअली में बहुत सिंपल, और इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा है थ्रू आउट इन वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एज वेल एज इन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इन दोनों जगह ही इन दोनों का एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वाटर केमिस्ट्री में जो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। इन अंडर द सेक्शन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट टू अस टू नो और टू अंडरस्टैंड आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल क्या होता है, मोल के बाद हमें जानना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। इन चारों चीज़ों का हमारा एप्लीकेशन है किसमें, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, दोनों जगह हमें इसका एप्लीकेशन है। सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, अगर आप देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल पता है क्योंकि ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है और साथ में ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी नोन है। हालांकि ये भी जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि वाटर केमिस्ट्री की जो भी चीज़ें हैं वो सारा हमारे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख चुके हुए हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा 11th-12th भी हमारा इनसे रिलेटेड रह चुका है। वापस आ जाता है किसमें, एसिड बेस रिएक्शन में। एसिड बेस रिएक्शन में जो हमारे काम का है वो हमारा क्या है, डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ से जो हम कॉन्सेप्ट डिराइव करने वाले हैं, यहाँ से जो हमारे इसका एप्लीकेशन आप कहाँ देखोगे और इसका एप्लीकेशन कहाँ दोगे, मैं दोनों अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एप्लीकेशन जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच में होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच में इसका एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन, डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का। और डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड का क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइंफेक्शन में इसका यूज आएगा। और कैसे आएगा वो सारी चीज़ें आप लेक्चर को कंटिन्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा दो पार्ट में है। जो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर है। यहाँ पे आज मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सिंपल क्वेश्चन है। और हाँ, ये चीज़ आप मान के चलो, यहाँ से आपका गेट में कम से कम नहीं भी तो 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन रखा हुआ है। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में यहाँ से आता है। अगर स्पेसिफाई कर दूँ तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन पीएच का तो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आना ही है। ठीक है ना, किसी भी एग्जामिनेशन बैठो तो पीएच के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमारा आता ही रहता है। और ये उसके पीएच को समझने के लिए हमें इन सारी टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है। खास करके देखो, पीएच में किसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा आने वाला है, तो मोलरिटी का। किसका एप्लीकेशन आएगा, मोलरिटी का। अब तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किसको देखने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट में मोल को। मोल क्या होता है, तो मोल पे हम थोड़ी बातें कर लें। मोल क्या होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ से बता रहा हूँ। मोल क्या हो गया हमारा, अगर किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट या कंपाउंड का एटॉमिक मास को हम ग्राम में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका मोल कहलाता है। यानी मोलिकुलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। क्या हमने बोला है, मोलिकुलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, मोलिकुलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड in terms of gram is said to be, क्या होता है हमारा, वो हमारा मोल होता है। क्या होता है, मोल। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर आपसे पूछा जाए इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होगा हमारा, मोलिकुलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। दैट इज क्या होगा हमारा, मोलिकुलर वेट ऑफ any substance expressed in terms of ग्राम। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो अगर आपसे सपोज करो पूछ दिया गया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इफ समवन आस्क यू टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होगा, गिवन वेट इन ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स बताओ तो क्या होगा हमारा, गिवन वेट इन ग्राम
अपॉन molecular weight of given substance, molecular weight of given substance। ये हमारा नंबर ऑफ मोल का कॉन्सेप्ट है। इसको आप लोग बॉक्स में डाल लेंगे। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल के लिए एक्सप्रेशन। क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल के लिए एक्सप्रेशन। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल है और इसका एप्लीकेशन है, इसलिए ये टाइम पास के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे चैनल पर टाइम पास कुछ नहीं किया जाएगा। क्या हमने बोला है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये आपका क्या हुआ, एक चीज़ क्लियर हुआ, हमारा मोल खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा है ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट समझने से पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट समझना कि हमारे लिए पास ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, यहाँ से इंटरव्यू ओरिएंटेड कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा अभी तुरंत आपको। और इससे और हमें क्या काम है, हमने क्या बोला है वो ग्राम इक्विवेलेंट पे बात करना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट पे बात करने से पहले हम क्या बताएंगे, इक्विवेलेंट वेट हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग क्या नहीं समझ सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं समझेंगे। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसके ऊपर पहले बात करेंगे, इसका एप्लीकेशन भी है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना, जैसे आप लोग पढ़ोगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में हम लोग सारे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, लेकिन उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। तो बेसिकली इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारा, मैं इसको इक्विवेलेंट वेट बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका, किसी गिवन सब्सटेंस का। सपोज करो किसी एक सब्सटेंस का आपको इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होगा डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। क्या मैं बोल रहा हूँ, वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर के ऊपर मुझे बात करना है, ठीक है ना। अब जो भी बात होगी वैलेंस फैक्टर करस्पॉन्डिंग होगी और यही हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो हम लोग CaCO3 में हम लोग हमेशा वैलेंस फैक्टर 2 लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो वाई डेट 2 वो 2 हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं, वो हम क्यों अज्यूम करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट डिस्कशन किसके ऊपर होने वाला है, वैलेंस फैक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो वैलेंस फैक्टर क्या होता है, तो वैलेंस फैक्टर फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड अगर आपने क्लास 9th 10th 11th 12th में देखा होगा तो हमारा कंपाउंड 3 तरह का होता है। क्या है हमारा, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। उसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, ये हमारा 3 क्या है, कंपाउंड है। इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्या बोला हमने कि वैलेंस फैक्टर को बात चल रहा है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट के ऊपर हम लोग वापस डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं। तो जो वैलेंस फैक्टर होता है, मैं केवल वैल्यू लिखूंगा। वैलेंस फैक्टर जो होता है एसिड के लिए, वैलेंस फैक्टर फॉर एसिड क्या होता है हमारा, उसकी बेसिसिटी होती है। क्या होती है, बेसिसिटी। क्या हमने बोला है, वैलेंस फैक्टर फॉर एसिड इज इट्स बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे सेपरेटली। अभी खाली टर्मिनोलॉजीज आप जानते चलो। सिमिलरली बेसिस के लिए जो वैलेंस फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, एसिडिटी। क्या होता है, एसिडिटी। और फॉर सॉल्ट, सॉल्ट आप 2 चीज़ देखते होंगे। तो सॉल्ट के लिए हमारा बेसिकली सॉल्ट हमारा क्या होगा, सॉल्ट हमारा एक आयनिक कंपाउंड होता है जो हमारे कंसर्न का है, जो हमारा कंसर्न है आयनिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉल्ट के लिए हमारा क्या होगा, वो उसका वैलेंसी होगा, वैलेंसी और नंबर ऑफ कैटायंस। क्या लिखा है, नंबर ऑफ कैटायंस। ये दोनों मैं मेंशन कर रहा हूँ। और हमारे काम का मैं बता दूं आपको, हमारे काम का जो है बस यही है, सॉल्ट के रिस्पेक्ट में ही हमारा सिलेबस में है। हमें जो भी बात क्वेश्चंस जो आते हैं वाटर केमिस्ट्री में वो इससे कॉरस्पॉन्डिंग आती है। किससे कॉरस्पॉन्डिंग आती है, वैलेंसी और नंबर ऑफ कैटायंस से कॉरस्पॉन्डिंग ही आती है।
कैसे आएगा मैं उसको आपको दो एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। इसके लिए मैं दो एग्जांपल लूँगा, उसमें ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तो थोड़ा मैं बात कर लूँ, क्योंकि ये दो चीज़ है, जब आप किसी एग्जामिनेशन में अगर आप बोलोगे, किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, बोल रहे हो मेरा इन्वायरमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो एब्सोल्युटली आपसे वाटर केमिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ तक आपसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे। तो बस जितना मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू के लिए बस उतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे जो भी बताऊंगा करस्पॉन्डिंग टू वैलेंसी और नंबर ऑफ कैटायन, वो हमारे न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिसिटी क्या होता है हमारा, तो जो जितने नंबर ऑफ H+ आयन एसिड रिलीज करता है इन इस एक्वस फॉर्म, वो हमारा एसिड का बेसिसिटी होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज इन इट्स एक्वस फॉर्म, वो हमारा क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। क्या होता है हमारा, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। सिमिलरली एसिडिटी क्या होता है बेस का, तो इसका होगा हमारा नंबर ऑफ OH आयन रिलीज इन इट्स एक्वस फॉर्म। इन दोनों के लिए पहले बात कर रहे हैं, वहाँ पे सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज इन इट्स एक्वस फॉर्म, सिंपल एग्जांपल के लिए लो, अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल के लिए मैं एक एसिड कंसीडर कर रहा हूँ, लेट मी चेक वेदर दिस प्लेस इज विजिबल और नॉट, या यहाँ तक है विजिबल। तो अगर चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, ये डेफिनेशन है हमारा एसिडिटी का और बेसिसिटी का। अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। सपोज करो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी। मैंने डेफिनेशन दिया है कि नंबर ऑफ H+ आयन लिबरेटेड जो होंगे इन इट्स एक्वस फॉर्म, वो हमारा उस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है। तो सपोज करो जब इसका डिसोसिएशन होगा HCl का, वो कैसे होगा, H+ Cl-। सिमिलरली अगर H2SO4 का डिसोसिएशन होता है तो ये 2 स्टेप में होता है। एक ऐसे होता है H+ HSSO4-, फिर फर्दर इसका डिसोसिएशन होता है H+ SO4-2। तो बेसिकली अगर एक टर्म में मैं बात करूं, ठीक है ना, सिंपल से बता दूं, तो अगर H2SO4 का जो मेरा डिसोसिएशन होता है वो कैसा होता है, 2H+ SO4-2। तो मेरा HCl का एसिडिटी क्या होगा, कितना H+ आयन दिया है तो उसका कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ कितना आयन दे रहा है 2। तो मेरा HCl का एसिडिटी होगा 1 और H2SO4 का एसिडिटी HCl का बेसिसिटी क्या होगा 1, क्योंकि वो कितना H+ आयन लिबरेट कर रहा है, कितना मोल H+ आयन दे रहा है, वो 1 मोल दे रहा है। देखो मोल क्या होता है, जो कोफिशिएंट वैल्यू होता है वो हमारा मोल होता है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। और सिमिलरली H2SO4 का कितना वो मोल दे रहा है, कितना इसका बेसिसिटी होगा H2SO4 का, तो इसका होगा 2। ये हमारा क्या है, सिमिलर H3PO4 का फॉस्फोरिक एसिड का होता है 3 बेसिसिटी। जैसे अगर एक और एग्जांपल ले लो, H3PO4 तो 3H+ PO4, ठीक है ना, इसका बेसिसिटी क्या होगा हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारा बेसिसिटी होता है। तो बैलेंस फैक्टर इक्विवेलेंट वेट में बैलेंस फैक्टर एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, और सॉल्ट के लिए ये आयनिक कंपाउंड के लिए अलग होता है। तो सिमिलरली आपको मैं अगर एग्जांपल ले लूँ किसके लिए, एसिडिटी ऑफ ए बेस के केस में अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये हमारा बेसिसिटी खत्म हुआ किसका, एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग। अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, एसिडिटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो एसिडिटी के लिए मैं एग्जांपल लूँ, तो सपोज करो हमारा एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसका अगर डिसोसिएशन होगा वो कैसा होगा, Na++ OH-। तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई 1, क्योंकि कितना OH- कितना मोल दे रहा है, वो OH- आयन का 1 मोल दे रहा है, तो उसकी एसिडिटी क्या हो गई 1 हो गई। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एग्जांपल ले लो, तो क्या होगा हमारा Ca+2 2OH-। कितना मोल दे रहा है हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, स्लेक्ट लाइम हुआ हमारा, ठीक है ना, स्लेक्ट लाइम का हमारा कितना वो अगर डिसोसिएशन होता है एक्वस फॉर्म में तो कितना OH- आयन दे रहा है, वो 2 दे रहा है। कितना मोल OH- आयन दे रहा है, 2 मोल OH- दे रहा है। तो उसका एसिडिटी क्या होगा
2 होगा। सिमिलरली अगर एक एग्जाम्पल ले लो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो किसका क्या होगा, Al+3 प्लस 3OH माइनस, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई 3। तो मेरा वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, NaOH का 1, CaOH होल ट्वाइस का क्या होगा 2, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंस फैक्टर क्या होगा 3। ये इंटरव्यू के लिए था। हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ से हमारा न्यूमेरिकल बनता है वो सॉल्ट के कोरस्पॉन्डिंग बनता है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे तुरंत में। तो मेरा एसिड बेस खत्म हुआ, अब हम लोग किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, सॉल्ट के लिए। ठीक है, तो सॉल्ट के लिए हम एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो आपके पास एक सॉल्ट हम लोग लेते हैं, यूनिवर्सल एग्जांपल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला होगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, CaCO3। अच्छा, एटॉमिक वेट हमारा कैल्शियम में क्या होता है 40। कैल्शियम का एटॉमिक वेट क्या होगा 40। कार्बन का होता है 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन का क्या होता है 16। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल CaCO3 का कितना हो गया, तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 क्या हो गया, क्या होगा हमारा 100 ग्राम। ठीक है ना। अब इसमें मैंने दिया है सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड के लिए हमारा जो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, और वैलेंस फैक्टर फॉर सॉल्ट क्या होता है, वो वैलेंसी फॉर इट्स कैटायन या नंबर ऑफ कैटायन वो जो रिलीज करता है वो होता है। ठीक है ना। तो सपोज करो CaCO3 का वैलेंसी क्या होगा, तो इसका अगर आयोनाइजेशन अगर होता है तो कैसे होता है, CaCO3 का अगर आप आयोनाइजेशन करोगे तो कैसे टूटेगा वो, Ca+2 प्लस CO3-2। ठीक है ना। तो वैलेंसी क्या मिल रहा है यहाँ पे 2। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, क्योंकि कैटायन का चार्ज कितना मिल रहा है यहाँ पे 2, कैटायन 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है ऑक्सीडाइज होने के केस में, तो वो क्या होगा हमारा इक्विवेलेंट वेट किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा हमारा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा हमारा, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर क्या है हमारा CaCO3 का, वैलेंस फैक्टर क्या हो रहा है हमारा CaCO3 का 2। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 50। इक्विवेलेंट वेट फॉर CaCO3 क्या हो गया हमारा 50। ये एक सिंपल था वैलेंसी के रिस्पेक्ट में। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ कैटायन के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। 2 एग्जांपल लेंगे, ये हमारा बस यहीं पे इतना काम हमारा निपट जाता है। तो इक्विवेलेंट वेट फॉर, अब यह याद रखने का चीज़ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 जो होता है हमारा वो 50 ग्राम होता है। कितना होता है 50 ग्राम होता है। ये हमेशा याद रखना चलना, इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो, क्योंकि हमारा अल्कलिनिटी जो भी चीज़ होता है हार्डनेस, वो इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हम लोग CaCO3 में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ही एप्लीकेशन है। तो हमारा CaCO3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग जा रहे हैं किसके ऊपर, दूसरा एग्जाम्पल जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो एल्युमिनियम सल्फेट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, एल्युमिनियम सल्फेट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। देखो एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होगा, तो एल्युमिनियम सल्फेट का हमारा फॉर्मूला क्या होगा Al2SO4 होल थ्राइस। क्या है मेरा Al2SO4 होल थ्राइस। जब इसका आयनाइजेशन होता है कैसा होता है Al2SO4 होल थ्राइस का, 2Al+3। ठीक है ऐसा। अब हमने क्या बोला इक्विवेलेंट वेट। अब पहले इसका क्या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंस फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट पहले समझ लेते हैं, उसके वैलेंस फैक्टर देखेंगे। तो मेरा मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा एल्युमिनियम सल्फेट का, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट क्या होगा हमारा। तो एल्युमिनियम का कितना एटम है, 2 एटम है। और एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27, सल्फर का होता है 32। ऑक्सीजन का क्या होता है मेरा 16। ठीक है ना। जब आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो क्या मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, क्या होगा 2 × 27 प्लस सल्फर का कितना हो गया 32। ऑक्सीजन का कितने एटम है, 4 एटम है, तो 4 × 16। और इन सारे के कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं, कितने होल, सल्फेट के कितने वो हैं 3 हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा
54 प्लस 32 प्लस 64 इंटू 3, ठीक है ना। तो इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आगे इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, एल्युमिनियम सल्फेट। जब इसका आयनाइजेशन हो रहा है किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का, तो वो कितना कैटायन दे रहा है, 2 × 3 6, 2 मोल है ना। 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट, 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट का जब आयनाइजेशन होता है तो 2 मोल एल्युमिनियम कैटायन देता है, और 1 मोल में 3 प्लस चार्ज मिल रहे हैं, तो 2 मोल में कितने मिलेंगे, तो 2 × 3 6। मैंने क्या बोला कि अगर 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट का डिसोसिएशन होता है, आयनाइजेशन होता है, तो 2 मोल एल्युमिनियम का कैटायन मौजूद देता है, और एक कैटायन पे कितने चार्ज होते हैं, 3 चार्ज होते हैं, तो 2 मोल पे कितने होंगे, 6। तो मेरा नंबर ऑफ कैटायंस के हिसाब से है, तो मेरा इक्विवेलेंट वेट क्या होगा हमारा किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का। तो जो भी वैल्यू होंगे 54 प्लस 4 2 6 3 9 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 2 6। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 57 ग्राम होता है। क्या होता है, 57 ग्राम। तो मेरा इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये एल्युमिनियम सल्फेट पे आप इसको नोट करके रख लेना, ठीक है ना। हालांकि एग्जामिनेशन में हमारा जो भी क्वेश्चन आता है कॉरस्पॉन्डिंग टू किसके कॉरस्पॉन्डिंग आता है, कैल्शियम कार्बोनेट कॉरस्पॉन्डिंग आता है, और एल्युमिनियम सल्फेट का एग्जाम्पल मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ हमारा तभी क्लियर होगा। तो हमारा क्या हुआ, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इसको पहले इरेज करते हैं, इतनी दूर को ये सारी चीज़ों को इरेज करते हैं, फिर सारी चीज़ों बात करेंगे, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट बात करते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, अगर हमारा, हमने क्या बोला है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, अगर हम लोग सिंपल सा टर्म है, अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट को, जो थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट को इन टर्म्स ऑफ ग्राम रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। थोड़ी देर पहले अगर सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट ने का इक्विवेलेंट वेट अगर आप सिंपल ऐसे लिख रहे हो, CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट आप केवल 50 लिख रहे हो, तो आप बस इक्विवेलेंट वेट लिख रहे हो। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा हमारा, ग्राम इक्विवेलेंट जिसको कहते हो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, अगर इसी इक्विवेलेंट वेट को 50 को मैं अगर खाली आप ग्राम लगा दोगे तो वो हमारा क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इफ़ द इक्विवेलेंट वेट, सुनते चलो लिख लेना, इफ़ द इक्विवेलेंट वेट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज नोन एज द ग्राम इक्विवेलेंट। क्या हमारा, इज नोन एज द ग्राम इक्विवेलेंट। तो चलो ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट क्लियर हुआ। अब हम किस पे बात करने जा रहे हैं, मोलरिटी पे। किससे बात करने जा रहे हैं, मोलरिटी पे। तो 2 हमारा खत्म हुआ, मोल खत्म हुआ, मोलरिटी पे अब बात करने जा रहे हैं। तो हमारा मोलरिटी क्या होता है, इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या हमने बोला है मोलरिटी के बारे में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज सेड टू बी इट्स मोलरिटी। तो यानी मेरा मोलरिटी क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट यूजुअली एम से करते हैं। देखो ये सारे जो टर्म है मोलरिटी, नॉर्मलिटी या मोलालिटी, ये सारे हमारे स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के एक्सप्रेशंस हैं, टर्म है। इसी टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप बनाना खरीदने जाते हो तो बनाना के लिए कैसे इन टर्म्स ऑफ डजन लेते हो। वेट का हमारा यूनिट क्या होता है, कुछ चीज़ अगर आप परचेज करने जाते हो तो आपको इन टर्म्स ऑफ केजी डिमांड करते हो। सिमिलरली अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी और नॉर्मलिटी के एक्सप्रेशन टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो मोलरिटी क्या हुआ हमारा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज सेड टू बी मोलरिटी। तो हमने क्या बोला मोलरिटी के लिए, मोलरिटी क्या हो गया हमारा, number of moles of solute present in volume of solution कितना है 1 लीटर।
ठीक है ना। यानी मोलरिटी का यूनिट देखोगे तो मोल्स पर लीटर हमारा इसका यूनिट होता है। क्या होता है? मोल्स पर लीटर। और आपको ये यूजुअली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कैपिटल एम में देखने को मिलेगा। क्या किस टर्म में देखने को मिलेगा? कैपिटल एम में देखने को मिलेगा। तो ये बेटा हमारा क्या हुआ? मोलरिटी। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल था मोलरिटी का। थोड़ा सा बात अब किसके ऊपर करना है हमें? नॉर्मलिटी के ऊपर, और इसी बहाने हमारा मोल कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या हमने बोला है कि मोलरिटी हो गया। अब मेरा हमारा नॉर्मलिटी क्या होता है? ध्यान से सुनना, नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं मोल कंसेप्ट में। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा नॉर्मलिटी क्या होगा? तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये हमारा क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट था ना, अब इसीलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हमारा नॉर्मलिटी। ध्यान सुनना, नॉर्मलिटी हमने क्या बोला है? नॉर्मलिटी क्या है हमारा? क्या मैंने बोला है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या हमने बोला? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा क्या होगा एक्सप्रेशन? तो अब हमारा क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट तो हमने देख लिया, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपने नहीं देखा है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग पहले बॉक्स में डालो। इसको हम लोग सबसे पहले बॉक्स में डालेंगे। अब मेरा क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो मेरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ, जैसे वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स था ना स्मॉल एन, तो वैसा ही यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा? तो गिवन वेट, क्या मैंने बोला? गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक टर्म है इक्विवेलेंट वेट। इसलिए मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट बताया है। सबके एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड नॉर्मलिटी में, इसीलिए मैं इतना समय लिया हूँ, ठीक है ना। तो गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट। अब हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? देखो सारी चीज़ें एक रिलेशन बनते हुए जाएंगी। तो हमारा, तो नॉर्मलिटी को हम कैसे लिखेंगे? चलो इसी टर्म में, चलो यहाँ पे ही लिख लेते हैं। गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, अगर इसको हम फर्दर एक्सटेंड करें तो गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारा क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की सारी बातें चल रही हैं अभी भी। तो गिवन वेट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारा? मॉलिक्यूलर वेट। अब हमने आपको बता दिया है कि हमारे काम का CaCO3 है, ठीक है ना, यानी एक सॉल्ट है, एक सिंपल सॉल्ट है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सिंपल टर्म यूज करेंगे वैलेंसी, ठीक है ना, वहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन नहीं, वैलेंसी यूज करेंगे। तो मेरा क्या है? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा हमारा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। अच्छा एक चीज़ देखो, गिवन वेट अगर इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं तो ये कुछ यूँ अरेंज होगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी। ये कुछ देखो, ये बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करो, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो जिनको पता है वो आगे के लेक्चर्स को अटेंड करें, ठीक है ना। बेसिक केमिस्ट्री मुझे बताना ही पड़ेगा, जिनको नहीं है मैं ये मान के चल रहा हूँ बहुत लोगों को नहीं पता है, उनके हिसाब से मैं यहाँ प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी। इसको मैंने ये यू रीअरेंज कर दिया। तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या होता है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? यही तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी।
यही तो था हमारा नंबर ऑफ मोल्स का। अब हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या हमारा नॉर्मलिटी का क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब हमने क्या निकाल लिया है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, स्मॉल वन से रिप्रेजेंट किया था हमने, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। इसको ये हमारा इक्वेशन 1 अगर हम इसको बोलते हैं, ये मेरा क्या है इक्वेशन 2। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम एक एक्सप्रेशन नॉर्मलिटी के लिए लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक सिंप्लीफाइड मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, किसके लिए, नॉर्मलिटी के लिए। तो नॉर्मलिटी हमारा क्या होगा, यहाँ दिख रहा है, नॉर्मलिटी क्या होगा हमारा, नॉर्मलिटी हमारा बेटा होगा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 का। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ ये चीज़ आपने देखा है नॉर्मलिटी के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, मोलरिटी होता है। क्या होता है, मोलरिटी होता है। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या होता है, मोलरिटी होता है। तो यानी हमारा नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी, मोलरिटी इंटू वैलेंसी। समझ में आया क्या बताया हमने। ये सारे चीज़ को वीडियो को 2 बार, एक बार नहीं तो दूसरी बार भी अगर देखो तो सारा रिलेशनशिप वो समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, नॉर्मलिटी और मोलरिटी मैंने रिलेशनशिप निकाल दिया। नॉर्मलिटी क्या होता है हमारा, मोलरिटी इनटू द वैलेंसी, ठीक है ना। और वो सारे रिलेशन यहाँ से हम लोग घुमा फिरा के लेकर के आए, वो सारे रिलेशन आके बोर्ड पे रिप्रेजेंटेड है, मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ये सारा था। जो अभी कंटिन्यूशन में हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, जिसको हम लोग इरेज करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एसिड बेस रिएक्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे और डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, ठीक है। और याद रखना, ये तो बस थोड़ी झांकी थी, यहाँ पे से तो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। मेन जो क्वेश्चन हमारा गेट का जो आता है, मेन जो कॉन्सेप्ट हमारा आएगा वो हमारा डिसोसिएशन ऑफ एसिड से ही आता। पीएच का सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर डिस्कस मैं करने वाला हूँ, अभी तुरंत ही डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो कंटिन्यू करना। क्या मैंने बोला, पीएच का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा डिसोसिएशन ऑफ या एसिड बेस रिएक्शन का जो भी पार्ट है वो आप लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो एसिड बेस रिएक्शन पे हम हमारा लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले अभी हमने हमारा मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन था वो सारा हमने कंक्लूड किया है। वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो, ठीक है ना, यहाँ पे बिना विदाउट एसिड बेस रिएक्शन या इसके बारे में जाने बिना आपको एक क्वेश्चन कम से कम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको आना ही है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं एसिड क्या होता है। एसिड बेसिकली अगर आप अपने अर्ली डेज के क्लासेस को रिमाइंड करोगे तो एसिड जो होता है वो हमारा क्या होता है, साउरिन टेस्ट होता है। वो सारी चीज़ें हमारा कोई काम का नहीं है। हमारे लिए जो काम का है ब्रोंस्टेड लॉरेट थ्योरम के हिसाब से ये डेफिनेशन हमने डिफाइन किया है। वो क्या होता है, एसिड क्या होता है, वो बेसिकली हमारा प्रोटोन डोनर होता है, विच डोनेट्स द प्रोटोन, यानी H+ आयन जो लिबरेट करे सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में, वो हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया। सिमिलरली बेसिस जो होते हैं वो हमारे प्रोटोन एक्सेप्टेड होते हैं। जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, आपको हमारा बेस होता है। जो हमारा जो पार्ट है जो हमारे इंपॉर्टेंट है जानना, वो क्या है हमारा, डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है ना। उसके ऊपर हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है बात करना। तो हमारा क्या है जिसके ऊपर हम बात करने जाएंगे, डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बता दिया है था मेरे इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही कि ये जो डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका एप्लीकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको इसका एप्लीकेशन पीएच कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। पीएच कॉन्सेप्ट के ऊपर सारी बातें होंगी। क्या हमने बोला, पीएच कॉन्सेप्ट के ऊपर सारी बातें होंगी। अब हमारा क्या है, डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ
वाटर क्या होता है हमारा 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर होता है। देखो आ गया है यहाँ पे मोलरिटी का कॉन्सेप्ट, मोल्स पर लीटर। कभी आपको ये 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर दिखा मिलेगा या डायरेक्टली आप 10⁻⁻14 कैपिटल M भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो हमारा क्या होता है, एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है हमारा 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा आयंस है, डिसोसिएशन जब होता है हमारा H+ का, कलर चेंज कर देता हूँ, रेड से नहीं ब्लैक से कर देता हूँ, सॉरी ब्लैक से मैं मेंशन कर दूँ, तो मेरा क्या होगा हमारा, इसका कहने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन जो होता है हमारा बेटा, वो हमारा 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो ये तो बस एज पर डेफिनेशन था, उसके हिसाब से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। यहाँ पर मैं आपको एक डेरिवेशन एक्सप्रेशन दूंगा, उस एक्सप्रेशन का ही एप्लीकेशन पीएच निकालने में होता है, और मैं आपको बता दूंगा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है, जहाँ से आप डायरेक्टली वो चीज़ देखोगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर करोगे, एग्जामिनेशन आपको आंसर आना ही है। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उस एक्सप्लेनेशन का एप्लीकेशन ही हमारे न्यूमेरिकल्स में है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा हमारा, देखो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ आपको, क्या है मेरा, देखो कि जब हमारा H2O का डिसोसिएशन होता है तो कैसे होगा मेरा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे केमिस्ट्री में जाओगे, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, जितना बता रहा हूँ बस उतना ही लगाने का है, उतना ही काम करेगा, ठीक है ना। कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत लगाना, भूल जाओ उस चीज़ को, मैं जितना बता रहा हूँ उतना मान के चलो। बहुत जगह देखो तो 2H2O H3O प्लस OH- ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूँ, और आप इसको ही मान के चलो, आपको एग्जामिनेशन में आंसर आना ही है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, H2O क्या होगा हमारा, इसका अगर आप डिसोसिएट करोगे तो वो ऐसा डिसोसिएशन होगा, कैसा डिसोसिएशन हो रहा है, H+ और OH- में ऐसा डिसोसिएशन होगा, ठीक है। यानी जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट होता है, जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा Kw इजिकल टू क्या होगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन That must be expressed in terms of moles per liter। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगा, ये जो हम लोग बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ये ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो बड़ी ब्रैकेट है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम लोग बड़ी ब्रैकेट में ही इंट्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो H+ इंटू OH- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, सिंस इज कंसिडर्ड एज 1 यूनिट, therefore Kw is equal to concentration of H+ into OH- is equal to 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर, ठीक है। दूसरा अगर केमिस्ट्री टर्म में बताओ तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक केस में जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ जो होगा किसका, जो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, इट इज स्लाइटली मोर हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड पार्ट, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। तो अगर हम लॉग लगाते हैं, ये हमारा क्या होगा Kw। तो अगर हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, व्हाट वी विल हैव, अप्लाइंग log on the both side we get, क्या हमें मिलेगा, यहाँ से ध्यान देने के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा। जब आप लॉग लगाओगे तो क्या होगा, माइनस लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है ना, माइनस लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, सॉरी माइनस में अभी क्यों लगा रहा हूँ,
माइनस बाद में लगाऊंगा, डायरेक्टली ऑपरेशन है ना, प्लस लेकर चलो, प्लस इजिकल टू -14, ठीक है ना। मुझे एक्चुअली याद था इसीलिए मैं डायरेक्टली आगे बढ़ गया था, मैं एक स्टेप ही स्किप कर दिया था। मैंने क्या किया, जब लॉग मैं दोनों साइड लगा रहा हूँ तो लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन विल बी इक्वल टू -14, ठीक है। माइनस है, हम लोग साइन रिवर्स करते हैं, साइन रिवर्स करेंगे क्या होगा, माइनस लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि जो पीएच का डेफिनेशन है वो यहीं से आया है। पीएच का जो डेफिनेशन आपने अपने स्कूल डेज में आपने देखा होगा, वो डेफिनेशन यहीं से आया है। अब उसको कोरिलेट करके देखना, माइनस लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दैट मस्ट बी इन मोल्स पर लीटर, आपको इसको एक्सप्रेस करना हो मोल्स पर लीटर में, प्लस लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इजिकल टू 14, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन आपको दिखा, मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूँ, माइनस लॉग विद द बेस 10 द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो होता है, देखो माइनस लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो होता है हमारा मोल्स पर लीटर, वही हमारा pH होता है। क्या होता है हमारा, pH होता है। सिमिलरली माइनस लॉग, ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगा आपको हर न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए। कभी आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दे दिया होगा तो आप बोले pH निकाल के दो, कहीं pH दिया हुआ होगा तो आपको कहे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकाल के दो, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली माइनस लॉग विद द बेस 10 हमारा OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग POH कहते हैं। क्या कहते हैं, POH कहते हैं। pH होता है पोटेंस डिहाइड्रोजन, ठीक है ना, जर्मन टर्म है पोटेंस डिहाइड्रोजन, वो हमारा जर्मन टर्म है। यानी हमारा लॉग विद द बेस 10, pH का डेफिनेशन ही यही है। क्या है pH डेफिनेशन, द लॉगरिथमिक विद द बेस 10 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज नथिंग बट द pH। यानी क्या होता है, नेगेटिव लॉग विद द बेस 10 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो होता है वो हमारा क्या होता है, pH होता है। सिमिलरली नेगेटिव लॉग विद द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन वो हमारा क्या होता है, इट इज नथिंग बट द POH। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका रिप्लेस करें वो जो लिखे हैं, यानी हमारा क्या है, pH प्लस POH इजकल टू 14। दिस इज another important derivation and this is all about the dissociation of strong acid। ये जो दो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1, 2, 3, दिस 3 एक्सप्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चीज़ को आपने नोटबुक में मेंशन करके रख लो। इसका एप्लीकेशन पे जो भी न्यूमेरिकल होगा जो हम नेक्स्ट सेशन रखने वाले हैं उसमें रखेंगे। तो ये हमारा क्या था, इट इज़ ऑल अबाउट द डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट जो भी हमारा जो तुरंत खत्म होने वाला वो बहुत ही सिंपल है, ये है हमारा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। क्या हमारा, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। तो देखते हैं कैसे हमारा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड होता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कोरस्पॉन्डिंग था, वो सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे। चलो तो हमारा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड है, इसका एप्लीकेशन है ना परसेंटेज ऑफ डिसइंफेक्शन में से 1-2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, उसके ऊपर इसका एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो देखते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे भी बात कर चलेंगे। और ये जो हमारा पहला जो लेक्चर है एनवायरनमेंट का, जो मैंने अभी आज का जो सेशन है वो हमारा किसके करस्पॉन्डिंग है, वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो मेरा होगा वो केवल मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ, ठीक है ना। और हर तरह का न्यूमेरिकल मैं लूँगा, इंजीनियर सर्विस के लूँगा और आपको गेट के लूँगा और अच्छे क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं लेके यहाँ पे लेके बैठूंगा। अब क्या हमारा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन आता है, वीक एसिड पे अच्छा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अब क्या हमारा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड के लिए है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, HOCl के बारे में बात करते हैं। वो हमारा क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। चलो थोड़ा बात पहले इसके ऊपर कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा वैसा एसिड होता है जो कंप्लीटली अपना H प्लस आयन लिबरेट कर देता है, वो फुल्ली आयोनाइजेबल होता है, ठीक है ना। और वीक एसिड जो होता है वो अपना फुल आयोनाइजेशन नहीं करता, वो अपना H प्लस आयन कंप्लीटली लिबरेट नहीं करता। जैसे क्या करो, एग्जांपल ले लो हमारा, जैसे हमारा एक एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है ना, वो हमारा वीक एसिड है, ठीक है ना। वीक एसिड में जनरली वो अपना 0.2 से 0.3% ही H प्लस आयन ही लिबरेट करता है, बाकी वो सारा हाइड्रोजन आयन अपने अंदर ही रखता है।
लेकिन ऐसा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड केस में ऐसा नहीं होता है, वो ठीक है इसका उल्टा रिवर्स होता है। ठीक है, तो वीक एसिड के लिए हम लोग बात करें तो एक हमारा वीक एसिड HOCl, उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमारा काम का यही है, जो काम का है बस इसी के ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा केमिस्ट्री तो हमको बताना नहीं है क्योंकि हमारा क्या है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। जितना एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पिन पॉइंट यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना बता दूंगा उसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। हमारे फुल कोर्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। तो हमने क्या बोला है, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड का डिसोसिएशन देखो, अगर हमारा HOCl को अगर डिसोसिएट करते हैं तो कैसा होता है, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड है हमारा, वो कैसा होगा, H प्लस OCl माइनस। कैसे डिसोसिएट कर रहा है हमारा, H प्लस और OCl माइनस में। तो हमारा देखो सारी चीज़ें हम लोग पिछले बार भी जो K था हमारा आयनिक प्रोडक्ट KW, जिसको हम लोग वहाँ पर लिखे थे, K जो था हमारा KW, वो हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था। दैट इज़ नथिंग बट द रेट कांस्टेंट। ठीक है, वो रेट कांस्टेंट था। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में ही सारी चीज़ें बात करेंगे। तो हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट के ऊपर सारी बातें करेंगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट जो होता है हमारा K, वो क्या होगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। याद रखना कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OCl माइनस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HOCl। ठीक है ना, ये हमारा क्या कंसंट्रेशन ऑफ HOCl। देखो यहाँ से रेट कांस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको 2 पॉइंट दे रहा हूँ। 2 पॉइंट हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और उन 2 पॉइंट में जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, वो हमारा कॉन्सेप्ट डेरिवेशन में हेल्पफुल होगा। तो हमारा रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग 2 पॉइंट बात करेंगे। तो ये जो रेट कांस्टेंट होता है ये क्या रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला रोल जो है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो रेट कांस्टेंट क्या डिटरमाइन करता है कि वेदर द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट साइड। क्या मैंने बोला कि रेट कांस्टेंट विल डिसाइड वेदर द रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स है पूरा, विल शिफ्ट towards reactant और प्रोडक्ट साइड। ठीक है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। एक चीज़ और मैं बता दूं, हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का फॉर्मेशन होगा, याद रखना। और यानी हमारा उतना ज़्यादा एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है ना, हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा मेरा एसिडिक होगा क्योंकि उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का होगा गिवन सॉल्यूशन में। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि रेट कांस्टेंट एप्लीकेशन जो हमारे न्यूमेरिकल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है ना, न्यूमेरिकल के लिए इसका एप्लीकेशन है और कैसे होगा वो आप समझ में आएगा जब मैं न्यूमेरिकल लूँगा। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। तो बाय यूजिंग द रेट कांस्टेंट, के क्या एप्लीकेशन है, द परसेंटेज ऑफ dissociation of HOCl hypochlorous acid can be evaluated। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट का यूज करके देखो, अब बता रेट कांस्टेंट का एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है। रेट कांस्टेंट का यूज करके इन केस ऑफ वीकर एसिड आप pH निकाल सकते हो। रेट कांस्टेंट का यूज करके आप परसेंटेज ऑफ अनडिसोसिएटेड HOCl, जो कि डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन किया 2 टाइप के न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो परसेंटेज ऑफ अनडिसोसिएटेड HOCl निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये 2 हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे लिए जानना जरूरी है और इसी 2 पॉइंट का यूज करके हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है। अगर आपको मैं केमिकल काइनेटिक्स एक्सप्रेशन के थ्रू मैं समझाऊँ, तो अगर मैं एक्सप्रेशन के थ्रू मैं समझाऊँ तो हमारा डिसोसिएशन कुछ यूँ होगा। देखो कैसा होगा डिसोसिएशन, जैसे HOCl का अगर मैं डिसोसिएशन कर रहा हूँ तो कैसा हो रहा है मेरा, H प्लस OCl माइनस, H प्लस OCl माइनस। तो अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे
क्या हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारा रिएक्शन जब शुरू ही नहीं हुआ था तो हमारा इनिशियली सपोज करो अगर हमारा एक HOCl का मोल था तो हमारा डिसोसिएटेड H प्लस OCl कितना रहा होगा 0, क्योंकि रिएक्शन जब शुरू ही नहीं हुआ तो कुछ तो फॉर्मेशन हुआ नहीं होगा बेटा, बस इतना ही रहने वाला है। नाउ जैसे टाइम t इज इक्वल टू टी, कोई टाइम t आ जाता है, टाइम t हो जाता है तो उसका मतलब क्या है, रिएक्शन शुरू हो चुका हुआ है। और जब मेरा रिएक्शन मैक्सिमम हो चुका है किसी टाइम t पर हमारा क्या कुछ सर्टेन अमाउंट में H प्लस का फॉर्मेशन हुआ, से वो सर्टेन अमाउंट क्या होगा मेरा अल्फ़ा, सर्टेन अमाउंट मेरा क्या होगा अल्फ़ा, उतने ही अमाउंट में मेरा OCl का फॉर्मेशन हुआ होगा क्योंकि मैं एक ही मोल लेके चल रहा हूँ अल्फ़ा। तो मेरा अनडिसोसिएटेड यानी जितना वो कंज्यूम नहीं हुआ, जितना वो खर्च नहीं हुआ, अनडिसोसिएटेड पार्ट कितना होगा HOCl का, तो वो मेरा 1 माइनस अल्फ़ा होगा। इसी दो एक्सप्रेशन का यूज करके, इस स्टेटमेंट और इस एक्सप्रेशन का यूज करके, इस स्टेटमेंट इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, अनटिल अनलेस यू डोंट सॉल्व द न्यूमेरिकल, आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। आई अश्योर यू, आपका कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाला है जब तक आप ये केवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का पे हमारा अप्रोच कैसा होगा, ठीक है, हम कैसे प्रोसीड करेंगे। और दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछा है गेट में, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, इस एक्सप्रेशन का यूज करके उन्होंने पूछा है, ठीक है। बस यही है मेरा। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन मैं जो लाने वाला हूँ, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, डेट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द न्यूमेरिकल्स ओनली। उसमें मैं डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स लूँगा, इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के, ठीक है ना। और कुछ एक दो अच्छे ऑथर के बुक से भी मैं अच्छे न्यूमेरिकल्स उठा के लाऊंगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ जरूर डिस्कस करूँगा। और यहाँ से दो टाइप के न्यूमेरिकल मैं दोनों टाइप के यहाँ पे लूँगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना होगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर क्लियरेंस ऑफ द टॉपिक। ओके, थैंक यू।